अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंगल। इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट किसे कहते हैं, ईपॉक भी कहते हैं उसे। साथ ही साथ इक्वेशंस में ये फेज एंगल कहाँ पर आता है, इसको इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो सबसे बड़ी बला लगती है ना, वो ये फेज एंगल होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, साइन थीटा कोसाइन थीटा के रिलेशंस इन्वॉल्व हैं और इससे रिलेटेड एग्जामिनर आपका भर भर कर क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो आपको स्टार्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस मैं दिखा भी देता हूँ जो हमारे टारगेट क्वेश्चन रहेंगे इस लेक्चर को लेकर। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, जो मैंने इसके पुराने 4 लेक्चर्स किए हैं, ये तो लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर मैंने कोई आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए। वजह यह है कि हमारी ऑसिलेशंस की अभी बेसिक्स कवर हो रही हैं। ये चैप्टर हमारा बेसिक्स को लेकर आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने करने हैं जो हमारे पुराने 4 टॉपिक या 4 लेक्चर और ये एक 5वां लेक्चर मिलाकर बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर से फ्रेम हो रहे होते हैं। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रख कर बैठे, नोट साथ साथ बनाते जाएं, ताकि आपको मैं जो कुछ यहाँ सिखाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आता जाए। फेज एंगल बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा अगर आप तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे। एक एक पॉइंट हम यहीं पे क्लास में समझेंगे और हजम करेंगे, दिल गुर्दे में उतारते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो देखो भैया, हमने इससे पहले मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं। हम लोगों ने बच्चे कुछ इक्वेशंस ड्राइव की थी। अगर आपके पास टाइम t = 0 पे आपका जो ऑसिलेटिंग बॉडी है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो मीन पॉइंट के ऊपर है, यानी कि x = 0 पर है, तो हमने इसके लिए इक्वेशंस ड्राइव की थी इसके पैरामीटर्स को लेकर। x = x0 sin ओमेगा टी की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो। फिर हमने पढ़ा था v बराबर है x0 ओमेगा cos ओमेगा टी। फिर हमने पढ़ा था मेरे बच्चे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला -x0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास टाइम t = 0 पे जो आपकी ऑसिलेटिंग बॉडी है ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, और कौन से एक्सट्रीम पर? पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। याद है ना, 2 एक्सट्रीम होते थे, मीन पॉइंट सीधे हाथ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम, उल्टे हाथ पे नेगेटिव एक्सट्रीम। तो इसके लिए हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो हमारे पास थी x = x0 cos ओमेगा टी। फिर हमने हमारी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन ड्राइव की थी v = -x0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर हमने ड्राइव किया था एक्सेलरेशन का a = -x0 ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। ये सारी डेरिवेशंस हम लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसकी प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से ड्राइव कर चुके हैं। कैलकुलस से भी कराई थी, लेकिन कैलकुलस हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हमने जो हमारे कोर्स का पार्ट है यूसीएम और उसकी प्रोजेक्शन से ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ड्राइव करा दिए थे। ठीक है, साथ ही साथ अब इसमें कुछ चीज़ें ज़रा रिवाइज कर लो। देखो भैया, x से मुराद होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, या आगे चलकर हम x को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट तो होता नहीं है, वेरिएबल होता है। अब किसी भी लम्हे क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो यहां से मिलता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट, साइन के बगैर सिर्फ डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो x को आप डिस्टेंस कह देना। ठीक है, अच्छा x0 हमारे पास क्या था बच्चे? x0 हमारे पास था एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सर ये एम्पलीट्यूड क्या था? अगर ऐसा सवाल आ रहा है जहन में, वैसे तो ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो पहले वाले 4 लेक्चर्स पूरे कर लो, वरना ये लेक्चर बहुत ऊपर से जाएगा। x0 क्या था? एम्पलीट्यूड था, और हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास अगर ये मेरा मीन पॉइंट है तो इस मीन पॉइंट के दोनों तरफ मेरे पास एक एक एक्सट्रीम पॉइंट मौजूद होता है। मीन पॉइंट से सीधे हाथ पे x = +x0 और मीन पॉइंट से मेरा बेटा उल्टे हाथ पे x = -का x0। ये सारा का सारा हमने बात की हुई थी। ठीक है,
दो एक्सट्रीम हो गए हमारे पास, और मीन पॉइंट का मतलब होता है x इक्वल्स 0। गुड हो गया। अच्छा, ओमेगा टी ये हमारे पास थीटा है, जो एंगल है जितना आपका पार्टिकल रोटेट किया, जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसको ये भी कहा था, जो हमारे पास ओमेगा होता है ये हमारे पास होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दूं, हमने पढ़ा था 2π/T। ये T क्या है? टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो और से 2π × 1/T, और ये बन जाएगा 2π × f। ये f कहलाती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, यूनिट हर्ट्ज है, साइकिल पर सेकेंड है। t है टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, और ये फॉर्मूला आ गया ओमेगा का हमारे पास। ठीक है, और t क्या है? t टाइम इंस्टेंट है, t कोई सा भी टाइम इंस्टेंट है, t कोई भी टाइम इंस्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी टाइम इंस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या चीज रिवाइज करने वाली है? अगर आपसे कभी कहा जाए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखिए, तो ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सर यही वाली लिखनी है, वो भी सीखेंगे कैसे लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से मुराद है एक तरफ x होगा और उसका फंक्शन लिखना है कि आप उस इक्वेशन की मदद से किसी भी टाइम t के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसी कुछ होगा, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अगर कोई पार्टिकल टाइम t = 0 पे x = 0 से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है। वेलोसिटी इक्वेशन तो ये आ गई, अगर ये कंडीशन है। एक्सीलरेशन ये आ गई। सिमिलरली अगर आपका पार्टिकल जो ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन इक्वेशन। क्लियर हो गया? सर क्या हमें ये याद करनी है? आप इसमें से सिर्फ एक ये सेट याद रख लो, बाकी सारे सेट हमारे बन जाएंगे। अगर आपको डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था लास्ट लेक्चर में, तो एक भी सेट याद ना रखो, सिर्फ ये इक्वेशन याद रख लो, इससे हम सारी इक्वेशन बना लेंगे। क्योंकि इसको आप एक बार डेरिवेट करोगे तो ये बन जाएगा, एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। साथ ही साथ मेरा बेटा हमने ये जो सारी इक्वेशन है, ये तो आप नोट करो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, ये एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन है। इनके ग्राफ वगैरह भी हमने पढ़े थे सारे, वो भी आज की क्लास में काम आएंगे। एक हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी निकाली थी, वो भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन जो हमने निकाली थी वो थी v = ω√x0² माइनस का x²। फिर एक हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन भी निकाली थी, जो हमारे पास थी a = -का ω² × x। साथ हमने ये देखा था कि वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है एट द मीन पोजीशन, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है ω/x0 के। आप यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाते हो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिमिलरली आपके पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है वो एक्सट्रीम पर होती है। जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे बताई मैंने आपको? मीन पॉइंट पे बताई। और आपके पास जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है ये कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है, और वैल्यू क्या होती है? -+ω/x0²। और ये कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पॉइंट पे, x = ±x0 पे। सिमिलरली आपके पास जो वेलोसिटी मिनिमम होती है वो 0 होती है, और वो कहाँ पे 0 होती है? एट द एक्सट्रीम पॉइंट, x = ±x0 पे। सिमिलरली आपके पास जो एक्सेलरेशन मिनिमम होती है ये मेरे बच्चे 0 के बराबर होती है, और ये कहाँ पे होती है? मीन पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जब x 0 हो जाएगा तो f का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं, ये मैंने रिवाइज आपको करा दी। ठीक है, कॉपी कर लो। आगे चलते हैं और फेज एंगल का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, फेज एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने अभी जो अपनी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखी वो कुछ इस तरह से थी, x = x0 sin ω/t। मेरा बेटा ये जो कुछ भी आपके पास साइन के आगे लिखा हुआ है ना, जो कुछ भी साइन का आर्ग्यूमेंट है, जो भी साइन के आगे लिखा हुआ है, ये आपके पास कहलाता है फेज एंगल। सर आपने cos थीटा वाली इक्वेशन की यूज नहीं करी भाई। cos थीटा वाली इक्वेशन में भी x = x0 cos ω/t, cos के आगे जो कुछ लिखा हुआ है ये आपके पास क्या कहलाता है? फेज एंगल कहलाता है। ठीक है, मिसाल से समझते हैं बात को जरा। साइन से मैं समझा रहा हूं, cos वाले में भी ऐसा ही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आ गया मेरा बेटा एक अदद सर्कल। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक पार्टिकल यहां पर मौजूद था एट टाइम t = 0।
टाइम t इक्वल 0 का मायना होता है जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, आपका पार्टिकल यहां मौजूद था, मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। या अगर फेजर डायग्राम की बात करूंगा, आपका वेक्टर ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। अब ये रोटेट करना शुरू करता है, चाहे आप पार्टिकल की रोटेशन मान लो, चाहे आप इस वेक्टर को रोटेट करा दो विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और कुछ टाइम t सेकेंड के बाद ये यहां कहीं पर पहुंच गया। भले पार्टिकल को मान लो यहां पहुंच गया, भले ये आपका वेक्टर रोटेट करता हुआ यहां कहीं पे पहुंच गया। ये x नॉट इसका मैग्नीट्यूड है। तो आप नोट करो, इसने ये टाइम t डैश इक्वल टाइम कितना गुजर गया मेरा बेटा, t सेकेंड का टाइम गुजर गया और वो यहां पे आ गया। इसने यहां पे कुछ एंगल थीटा कवर किया। ये जो थीटा एंगल कवर किया है, दिस टोटल एंगल इज डिफाइंड एज द फेस। ये क्या कहलाता है मेरा बेटा, फेस कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। सर इस फेस का फायदा क्या है, अभी तो पूरी बहस हमने आज फेस पे ही करनी है। अच्छे देखो, इस फेस का फायदा ये है, ये आपको बताएगा स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी हम कहें ना कि भाई ये स्टेट डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करता है। ये एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपको ये x बताएगा, x से मुराद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ना सिर्फ डिस्टेंस बताएगा बल्कि उसका साइन भी बताएगा। ये आपको वेलोसिटी बताएगा, ये आपको एक्सेलरेशन बताएगा। ये तीनों चीजें विद प्रॉपर साइन ये आपको फेज डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करेगा, फेज ऑफ SHM। सर कैसे डिफाइन करेगा, अभी बताते हैं आपको। अगर आपको इसकी इक्वेशन जहन में है तो देखो भैया, हमने पढ़ा x इक्वल x नॉट साइन थीटा। सिमिलरली आप नोट करो वेलोसिटी की इक्वेशन x नॉट ओमेगा कॉस थीटा। सिमिलरली एक्सेलरेशन की इक्वेशन माइनस का x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। देखो इन सब चीजों के अंदर आपको मिसिंग क्या पैरामीटर है, आपको थीटा नहीं पता ना। आपको एक बार थीटा पता चल गया तो आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, आप वेलोसिटी बता सकते हो, आप एक्सेलरेशन बता सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक्स नॉट और ओमेगा भी तो नहीं पता, वो सिस्टम के पैरामीटर्स आपको पता होते हैं। एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। देखो एक्स नॉट वेरिएबल नहीं है। अरे भैया यहां से यहां तक का फासला एम्पलीट्यूड होगा, वो वेरी थोड़ी कर रहा है, वो तो कांस्टेंट है। ओमेगा सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी कांस्टेंट है। जो चीज वेरी कर रही है वो एक्स है, वी है और ए है। क्यों, देखो भैया अगर ये यहां पर रुकने के बजाय यहां पर होता तो इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो यहां होती, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता। अभी ये यहां पर आ गया तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन यहां ड्रॉ करूं, भैया इसकी प्रोजेक्शन ही तो SHM कर रही है, हमने लेक्चर 3-4 में पढ़ा था। ये प्रोजेक्शन यहां पर है, तो अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, ये है मीन पॉइंट और ये है मेरा बेटा आपके पास प्रोजेक्शन जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो ये आपके पास x बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये जो आपका फेजर था वो यहां पे रुक जाता, फेजर होता है रोटेटिंग वेक्टर, ये यहां पे आने के बजाय यहां पे रुक जाता, तो ये परछाई यहां पे आ रही होती, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती। आप नोट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद द चेंज इन फेज एंगल। तो ये तो मैं कह रहा था, आपको एक बार फेज एंगल पता चल गया तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का स्टेट डिफाइन कर सकते हो। स्टेट मतलब स्टेट के 3 पैरामीटर्स S, V एंड A, ये आप डिफाइन कर सकते हो। और आपको एक बार x पता चल गया तो फोर्स भी आ जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल माइनस KX। S, X, V और A, ये 3 चीजें, इसको मैं S कह रहा था। S या X डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हो। ये होता है आपके पास फेज एंगल का डेफिनेशन। बोलो भैया पॉइंट समझ में आ गया। सर क्या वेलोसिटी भी चेंज होती है फेज एंगल से? बिल्कुल होती है। देखो भैया कैसे, आपकी प्रोजेक्शन अभी यहां है, जब प्रोजेक्शन यहां होगी यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी 0 होगी। जब ये प्रोजेक्शन यहां आ जाएगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि यहां से मीन पॉइंट तक आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आगे जाएंगे वेलोसिटी कम होगी, फिर इधर आएगा बढ़ेगी, फिर जाएगा कम होगी। यानी कि हर लम्हे x, V एंड A ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी चेंज हो रही है। अगर आपने किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी लम्हे पे x, V, A का वैल्यू निकालना है तो यू आर सपोज टू पुट इन द वैल्यू ऑफ फेज एंगल ओवर हियर। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा चलो आगे चलते हैं, अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। सर इसके अंदर क्या होता है कि कई दफ़ा हमारे पास जो इक्वेशन लिखी होती है ना, ये वाली इक्वेशन, ये तो मस्ट है हर वीडियो में। हमारे पास इक्वेशन ऐसी लिखी होती है x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सर अब ये फाई क्या है? चले इतनी बात तो समझ में आ गई, ये फेज एंगल है, ये क्या है? याद करो मैंने आपको फेज एंगल का डेफिनेशन क्या दिया था, बिल्कुल आसान भाषा में।
फिजिक्स मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना लेते हैं जबरदस्ती के कॉन्सेप्ट्स का रट्टा मार के। मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइन के आगे देखो एरो भी बना हुआ है, साइन के आगे जो कुछ भी लिखा है वो आपका फेज है, फेज एंगल है। तो भाई साइन के आगे अभी ये सब कुछ लिखा है, ये कंप्लीट चीज अब आपके पास क्या हो जाएगी, फेज एंगल हो जाएगी। तो सर पहले तो सिर्फ ओमेगा टी था, अब ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये नई बला आ गई, ये क्या चीज है अभी समझते, अभी समझते। चलो इतने हिस्से को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ इस हिस्से को। अब देखो बेटा अभी जब आपने अपने सर्कल के अंदर अपने पार्टिकल को रोटेट कराना शुरू किया था तो आपने जबरदस्ती ये बात मानी भी थी कि आपका जो पार्टिकल है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। आपने माना था कि आपका पार्टिकल यहां पर मौजूद है। हो सकता है पार्टिकल पहले यहां रहा हो फिर यहां कहीं पे आ गया हो, और जब आपने टाइम t इक्वल 0 पे नोट किया तो पार्टिकल यहां था और यहां से आगे जा रहा था। यानी कि देखो पहले पार्टिकल यहां था, आपके नोट करने से पहले यहां था, फिर वो यहां पर आ गया, तो इसने कुछ एंगल फाई पहले से बना लिया। अब जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पार्टिकल भैया यहां से मूव कर रहे हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। अब कहानी का आगाज ए से नहीं हुआ, कहानी का आगाज बी से हुआ, तो साइकिल मुकम्मल भी अब कहां होगा, बी पे जाके होगा। भैया बी से शुरू हुआ तो टाइम पीरियड क्या होगा, जब वापस घूम के बी पर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब देखो जरा, मान लो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी सेकंड के बाद ये यहां पे आ गया, वापस वही मैंने कह दिया, टाइम टी इक्वल्स टी सेकंड के बाद आपका जो पार्टिकल था वो यहां आ गया। तो भाई साहब अगर आपसे पूछा जाए कि इसने कितना एंगल कवर किया, तो भाई आप बोलोगे इसने ओमेगा टी, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, ये एंगल कवर किया। अरे भैया ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी, यही है। यूनिट टाइम में कितना थीटा कवर किया, तो अगर थीटा का वैल्यू आपको चाहिए तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है टाइम टी इक्वल 0 सेकेंड से लेके टाइम टी सेकेंड तक में कितना टोटल एंगल कवर किया, तो भाई यही कवर किया। लेकिन अगर मुझे अब सुनो जरा, अगर मुझे एक्स वी और ए का वैल्यू चाहिए, अगर मुझे एक्स वी और ए का वैल्यू चाहिए, किसके लिए, जो बॉडी एसएचएम कर रही है उसके लिए। और बॉडी एसएचएम कौन कर रही है, जो ऐसे वाइब्रेट कर रही है। अगर मुझे उसके लिए वैल्यू चाहिए तो देखो कैसे आएगा। अभी आपके पास आपका जो फेजर है वो यहां पर है, तो मैं इसकी परछाई बनाऊंगा, ऐसे प्रोजेक्शन बनाऊंगा, ये आ गई प्रोजेक्शन। बोलो भाई हाँ या ना, यही आएगा ना मेरा बेटा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हमने ये साइन थीटा की इक्वेशन ड्राइव की थी तो मैंने वाई पे प्रोजेक्शन को मूव कराया था, कॉस थीटा की इक्वेशन के लिए यहां मूव कराया था। तो इससे परेशान नहीं होना सर, आप इक्वेशन साइन की यूज कर रहे हैं और प्रोजेक्शन एक्स पे ले रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर आप इन एक्चुअल बात करोगे तो यहां कॉस आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी प्रोजेक्शन अभी एसएचएम कहां पे कर रही है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के लिए यहां पे कॉस वाली इक्वेशंस होती हैं ये सारी, ये कॉस होता है, ये साइन होता है, और यहां माइनस आता है, और फिर यहां पे कॉस होता है। और अगर वाई पे प्रोजेक्शन मूव करेगी तो फिर ये सारी इक्वेशन है। इससे परेशान नहीं होना, ठीक है, ये सिर्फ समझा रहा हूं अभी फेज एंगल को। अभी हमने करना है, आगे चल के सारा काम वाई पे ही लेके करना है, पहले फेज एंगल का फील ले लो। तो भाई अगर मुझे एक्स चाहिए तो भाई एक्स ये होगा आपके पास यकीनन, बोलो भैया ये होगा। तो अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे टोटल एंगल पुट करना होगा। टोटल एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल पुट करना होगा तभी तो आएगा। अगर सिर्फ इतना एंगल पुट करूंगा तो ये तो रहेगा क्या मेरा बेटा। यानी कि ये बेसिकली इसको आप कहते हो, ये जो आपका फाई है इसको आप कहते हो दिस इज इनिशियल फेज एंगल, दिस इज इनिशियल फेज एंगल, या इसको आप कहते हो फेज कांस्टेंट। क्या नाम देते हो, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, एक और नाम देते हैं अच्छी किताबों में, दैट इज इपॉक। इपॉक ये आपके पास कहलाता है टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी ने पहले से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ था, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और ये कहलाता है मेरा बेटा इनिशियल फेज एंगल या इनिशियल फेज कांस्टेंट या इपॉक। तो अब अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं तो ये सारी इक्वेशंस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी मीन पर है, टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी एक्सट्रीम पर है, तो भाई साहब वो सारी इक्वेशंस आप चेंज कर लोगे और जो जर्नल इक्वेशंस आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बनती हैं वो ये बनती है, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या माइनस भी आता है उसका भी कॉन्सेप्ट अभी आएगा, v इक्वल्स x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा फेज एंगल हो गया। a इक्वल माइनस का x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर हो गया।
ये उस वक्त है जब टाइम टी इक्वल 0 पे आपकी बॉडी कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। और अगर डेरिवेशन रिवाइज करनी है तो ये कहाँ पर है, ये वाला सेट ऑफ इक्वेशन कब आता है, जब आपकी बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही होती है प्लस वाई से माइनस वाई तक और मीन पॉइंट के अबाउट में। सिमिलरली अगर टाइम टी इक्वल 0 पे आपकी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई तो यही सारी इक्वेशन बन जाती हैं। एक्स इक्वल, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है इक्वेशन, एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर x इक्वल्स माइनस का x नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली x इक्वल्स, ये v है, ये मेरा बेटा a है, माइनस का x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस का फाइव। ठीक हो गया भाई साहब, ये क्वेश्चन हमारी रिवाइज हो गई। क्लियर है? आगे चलने से पहले हम लोग जो कुछ और चीज़ें, अभी मैं आपको मजीद डिफरेंट केसेस के अंदर फेस कांस्टेंट निकालना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, 8-10 सिचुएशन लेंगे, आप खुद सीख जाओगे और फिर हम सवाल करेंगे। देखो एक चीज़ और, हम लोग जो आगे चलने के बाद फॉर्मूले यूज़ कर रहे होंगे साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा के, ये भी अपने पास नोट कर लेना। साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा एक बात। फिर एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और कुछ चीज़ें जो बेसिक मैथ्स है, ऑल सिली टॉम कैट्स, इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेंजेंट सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस टेंजेंट नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, सिर्फ यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और साइन टेंजेंट नेगेटिव होते हैं। और कुछ चीज़ें भाई साहब, ये जो टोटल एंगल होता है ये होता है आपके पास 360 डिग्री के बराबर, और एक क्वाड्रेंट का एंगल आपके पास होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक हो गया? और इसी को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, दिस इज π/2 रेडियन, दिस इज 2π रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, और रेडियन से डिग्री में आने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। ये बातें जहन में रख लेना अच्छे तरीके से, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंट केसेस वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम जो हमने करना है, हम वो वाई एक्सिस वाली प्रोजेक्शन को नोट कर रहे हैं। वाई वाली प्रोजेक्शन अगर मैं रिवाइज कराऊं कैसे था, पार्टिकल यहां था, पार्टिकल ऐसे मूव करते करते यहां से यहां गया तो प्रोजेक्शन यहां से ऐसे ऊपर गई, जब पार्टिकल यहां आया प्रोजेक्शन यहां आई, पार्टिकल यहां आया प्रोजेक्शन नीचे आई, पार्टिकल यहां गया प्रोजेक्शन नीचे गई, पार्टिकल वहां आया प्रोजेक्शन वापस ऊपर गई। ये थी वाई के अलोंग प्रोजेक्शन। क्लियर है? इसी की बात कर रहे हैं। अभी मेरा बेटा, मेरे पास पार्टिकल यहां पर मौजूद है और ऐसे रोटेट करना शुरू कर रहा है। अगर पार्टिकल यहां पर है तो आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन कहां होगी, प्रोजेक्शन यहां होगी मीन पॉइंट पे, और कहां जा रही होगी मेरा बेटा, ऊपर जा रही होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। सब अच्छे से देखते चलना। अरे भैया ये पार्टिकल है, जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे जाएगा प्रोजेक्शन कहां जाएगी, ऊपर। तो आपकी जो प्रोजेक्शन है यानी कि ऑसिलेटिंग बॉडी है, ये है एट द मीन पोजीशन, एट द मीन पोजीशन x इक्वल 0 पर, और कहां जा रही है, मूविंग टूवर्ड्स, कहां जा रही है मेरा बेटा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जा रही है। ये हो गया आपके पास आपका केस नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 1। यहां बात करेंगे इसकी। यहां देखो, अब आपके पास आपका पार्टिकल जो है ना वो यहां पर है, ये पार्टिकल है आपका, पार्टिकल यहां से आगे चलना शुरू कर रहा है। क्लियर है? पार्टिकल यहां से आगे चलना शुरू कर रहा है। अब आपके पास प्रोजेक्शन कहां होगी, प्रोजेक्शन भी यही होगी। पार्टिकल आगे जाएगा तो प्रोजेक्शन ऊपर से क्या होगी, नीचे आएगी। देखो आपके पास पार्टिकल कहां है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। कौन से एक्सट्रीम पर है, प्लस एक्सट्रीम के माइनस एक्सट्रीम, प्लस एक्सट्रीम पर है, एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और आ कहां पे रही है, मीन की तरफ आ रही है। चेक करो, ऊपर से मीन की तरफ आ रही है। ये आपके पास हो गई सिचुएशन नंबर 2। अच्छा, अब यहां देख लो, और ये सारी कंडीशन टाइम t इक्वल 0 पर है, यानी जब हमने यहां पर ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पार्टिकल यहां था, यहां ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पार्टिकल यहां, यहीं से चक्कर शुरू किया इसने। जब यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो टाइम t इक्वल 0 में, यहां नहीं बनाते ना, पार्टिकल अब आ चुका है मेरा बेटा आपका यहां पे, और यहां से वो ऐसे आगे जाएगा। अब देखो जब आपका पार्टिकल यहां पर है तो इसके अगेंस्ट में प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, याद है? प्रोजेक्शन बनाने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते थे एक्स या वाई पे, जिस भी एक्सिस की बात हो रही है। तो अभी वाई की बात हो रही है तो आप यहां से क्या करोगे, ऐसे ये लिया प्रोजेक्शन अपना, ये रहा। पार्टिकल कहां जाएगा मेरा बेटा, नीचे जाएगा। सोचो जब ये नीचे जाएगा प्रोजेक्शन भी कहां आएगी, ऐसे नीचे आएगी। तो कहां पर है ये, एट द मीन पोजीशन, यानी कि x इक्वल 0, और ये मूव कहां पे करेगा,
प्रोजेक्शन आपकी मूव कहां करेगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। जहन में रखेंगे, ये बात आ गई, ठीक है, नजर आ रहा है ना, आ रहा है। अब आखिरी वाले केस के अंदर, अच्छा ये टाइम t इक्वल 0 पे आपका पार्टिकल इधर है, ये यहां पे मेरा बेटा अब आपका पार्टिकल आ चुका यहां पे। अब देखो पार्टिकल यहां आ गया, ये यहां से ऐसे रोटेट करेगा और रोटेशन पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है जो हमने ड्रॉ किया। और अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूंगा, प्रोजेक्शन कहां है, यहीं पे होगी भाई, वाई एक्सिस पे होगी ना प्रोजेक्शन, ठीक है, वाई पे तो कर रही है। और जब पार्टिकल ऐसे जाएगा भाई, पार्टिकल यहां आएगा, प्रोजेक्शन यहां करके भी देख लो जरा एक बार। जब पार्टिकल पार्टिकल यहां आया तो भाई देखो इसकी प्रोजेक्शन, इसके अगेंस्ट में प्रोजेक्शन यहां आ गई, फिर इसके अगेंस्ट में प्रोजेक्शन यहां आ गई। यानी कि आपको नजर आ रहा है आपकी प्रोजेक्शन कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो अभी कहां पर है, एक्सट्रीम पॉइंट पर है। कौन से एक्सट्रीम पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। और कहां जा रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द, कहां जा रही है भाई साहब, ये जा रही है आपके पास मीन पॉइंट की तरफ जा रही है। ठीक हो गया भाई साहब, बोलो पॉइंट समझ में आता है यहां पर, अब क्लियर हो गया। अब हमने करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये कि हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है इन सब के लिए। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखनी है इन सब के लिए, क्लियर है। और फेज एंगल बताना है, या फेज एंगल बताना है, ऐसे समझ लो। अब देखो जरा इधर, अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं, जो मैंने अभी आपको जर्नल इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर हो गया। अब आपके पास एट टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल 0 पे आपका पार्टिकल कहां है, ये पार्टिकल है और प्रोजेक्शन ये रही। तो मेरा बेटा जो आपकी प्रोजेक्शन है, अगर आप उसको नोट करोगे, आपकी प्रोजेक्शन मीन पॉइंट पे है और मीन पॉइंट पे x कितना होता है, 0 होता है। जरा वैल्यू यहां पे पुट करो, x की जगह पे क्या आ गया, 0, x नॉट रहा एज इट इज जो भी ये है, और साइन ओमेगा t की जगह पे क्या आया, 0, क्योंकि टाइम t इक्वल 0 की बात हो रही है, प्लस में आ गया 5। ठीक हो गया मेरे बच्चे, x नॉट को वहां भेज के डिवाइड कर दिया तो वो 0 हो गया। ये हो गया आपके पास साइन 5, साइन को वहां भेज दिया तो 5 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन 0 कहां पे होता है, साइन 0 होता है मेरा बेटा 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और आपके पास होता है 360 डिग्री पे। साइन, इन सारे एंगल के ऊपर साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इन सारे एंगल पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0। अब आपने तय करना है आप कौन सा लोगे भाई। अभी तो साइकिल स्टार्ट हुआ है भाई, 180 पे होता तो पार्टिकल यहां होता, 360 पे होता तो वापस आ चुका होता। अभी तो टाइम t इक्वल 0 की बात हो रही है, स्टार्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब मैं ये वाला एंगल लूंगा। इसका मतलब फाई कितना आ गया मेरा बेटा, 0 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। यानी कि जब आप इस एक्सप्रेशन को लिखोगे तो इस पर्टिकुलर केस के लिए इक्वेशन बनी x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0। एक चीज और, यहां पे जो एंगल रखेंगे वो हमेशा रेडियन एंगल रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें नोट करना बच्चे के लिए, यही सारी चीजें आगे बढ़कर बड़ा अजाब बन जाती हैं। यहां पे हमेशा एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा, वरना गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो 0 डिग्री को सर रेडियन में तो कन्वर्ट किया ही नहीं, कर लो। रेडियन में कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो अगर मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय, आंसर विल बी 0। ठीक हो गया। तो क्या बनी एक्सप्रेशन, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गई हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब यहां देखो जल्दी से, फिर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम t इक्वल 0 पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां फेज एंगल पहले मार्क कर दो, तो क्या मैं कह सकता हूं ये फेज एंगल है। फेज एंगल क्या होता है, टोटल अभी कितना एंगल कवर किया हुआ है टाइम t इक्वल 0 पे, 5 कवर किया हुआ है, नजर आ रहा है 90 डिग्री है। सॉल्व करके देख लेते हैं आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर से देख लो, फिर समझ लो, एट टाइम t इक्वल 0 जो आपकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि वही तो SHM कर रहा है, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कहां पे है ये प्रोजेक्शन आपकी, x इक्वल प्लस एक्स नॉट पर है, समझ लेना अच्छे से, x इक्वल प्लस एक्स नॉट पर है। सर प्लस एक्स नॉट, देखो भैया डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मैं बना रहा हूं, देखो ये मीन पॉइंट है, बल्कि इससे नहीं बनाते मैं, इससे बनाते, ये मीन पॉइंट है। मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे शो होगा, बोल भाई हाँ या ना, क्यों, मीन पॉइंट आपका रेफरेंस होता है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका, ये आ गया। प्लस एक्स नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव y की तरफ है, इसलिए प्लस हो गया आपके पास एक्स नॉट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह आ गया एक्स नॉट, यह आ गया एक्स नॉट साइन ओमेगा, और आगे t की जगह आया 0, क्योंकि टाइम t इक्वल 0 की बात चल रही है, प्लस 5 ये निकालना है आपने, ये और ये मर गया, आंसर आता है 1 साइन 5। क्लियर हो गया। साइन इनवर्स ऑफ 1 मेरा बेटा 5 होता है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। 90 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा आपका पाई बाय 2 रेडियन। निकाल लिया आपने पाई बाय 2 रेडियन।
सर ये तो देख के ही नजर आ रहा था, इतनी लंबी क्यों करी? ये तरीका सीख रहे हो अभी आप। आगे वो क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको देखकर नजर नहीं आएगा, ये तरीका आपको हेल्प करेगा। आप तरीका सीखो और कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करो अभी, ठीक है। अब यहां पे जब मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखूंगा, ये बनेगा x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या प्लस π/2 रेडियन। सर अभी तो आपने कहा था कि यहां पे आपने हमेशा π/2 लिखना है, आंसर लिखते हुए हमेशा π/2 लिखना है। मैंने चूंकि आगे कुछ और काम करना है, वो आपके लिए π/2 रेडियन से करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने 90 डिग्री लिखा है। इस चीज का ख्याल करना, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेप आगे जा रहा हूं। x इक्वल x नॉट को मैंने रहने दिया एज इट इज। जहन में रखिएगा, अगर आंसर में डिग्री में लिख के छोड़ा तो ये गलती है। डिग्री में लिख के नहीं छोड़ना आपने आंसर लिखते हुए यू आर सपोज टू राइट इट डाउन इन रेडियन एंगल। मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो प्लस आएगा साइन वाले केस में, कॉस अल्फा और साइन बीटा। सही है भाई साहब। कॉस 90 0, ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। साइन 90 1 के बराबर, तो यहां से मेरा जो आंसर आता है दैट इज x नॉट कॉस ओमेगा टी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है? अब एक और चीज देख लो यहीं से आप जरा, एक और चीज जो आपको हेल्प करेगी। यहां पे देखो मेरा बेटा, आपका जो पार्टिकल था वो यहां पे है, तो अगर मैं अपना रोटेटिंग वेक्टर बनाऊं तो आपका रोटेटिंग वेक्टर यहां पे। तो भाई साहब आपको नजर आ रहा है कि आपका जो फाई है वो तो 0 डिग्री है। अब एक होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल और एक होता है क्लॉकवाइज एंगल, समझना जरा। देखो ये मान लो आपका फेजर है, एक ऐसा एंगल है ये प्लस वाला होता है, एक ये वाला एंगल है ये आपका माइनस वाला एंगल होता है जो ऐसे क्लॉकवाइज घूम के आता है। अगर मैं यहां पे अपना ऐसे माइनस वाला एंगल लूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये माइनस वाला एंगल जो है माइनस 360 डिग्री के बराबर है। भाई क्लॉकवाइज घुमा ना इसलिए। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो जो आपने अभी लिखा था ना, ये इसी चीज को देखो बच्चे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 360 डिग्री या माइनस 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। तो वो जो आप किताबों में पढ़ते हो ना, या प्लस माइनस फाई लिखा होता है, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है प्लस वाले एंगल से, एक तरीका माइनस वाला एंगल है। देखो भैया अगर प्लस वाला एंगल 30 डिग्री है तो माइनस वाला कितना होगा? 330 डिग्री। माइनस में क्यों भाई? पूरा एंगल 360 है, ये 30 डिग्री का टुकड़ा निकाल दिया तो माइनस का 330 उल्टा वाला टुकड़ा हो जाएगा। तो यही काम मैंने किया। और आप साबित करना चाहो तो ये चीज इसी के बराबर है, ये भी मैं आपको साबित करके दिखा देता हूं। कहां साबित की जाए? यही कर लेते, मैं मिटा दूंगा। देखो इसको साबित कर रहा हूं कि ये चीज और ये चीज एक बराबर है, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीज क्या बन जाएगा? x इक्वल x नॉट रहा एज इट इज, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा। सही, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। यही हो गया भाई साहब। साइन 360 डिग्री 0 होता है, अभी पढ़ा था हमने। साइन 360 डिग्री क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ये फैक्टर खत्म हो गया। कॉस 360 डिग्री 1 होता है, तो ये आ जाएगा x विल बी इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। चेक कर लो भाई साहब, यही आ रहा है। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आंसर ने यही आना है। ये बात आपने समझनी है। मैं लिखवाता इसलिए जा रहा हूं ताकि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको बेहतरीन करके चीजें समझ में आ जाए। अब यही देखो, इसी चीज को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या लिखा है? प्लस 90 डिग्री। अब देखो प्लस 90 डिग्री तो ये वाला एंगल हो गया। इसी में अगर ऐसी बात की जाए, ये वाला एंगल भाई ये तो 90 डिग्री है, ये कितना होगा? 270 डिग्री। कैसे आया? अरे भैया ये कितना है? प्लस 90 डिग्री। ये कैसे आएगा? 360 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, क्या बना? 270 डिग्री। बस माइनस साइन लगा देना क्योंकि क्लॉकवाइज घूमते हुए जा रहे हो। तो ये इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 270 डिग्री। क्लियर हो गया? बाकी रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन जाएगा π/2। 270 डिग्री को कन्वर्ट करोगे π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आपके पास बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका 3π/2 माइनस का 3π/2 रेडियन। आसान हो जाए। अब देखो मेरा बेटा, अगर ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री, इसको भी आप साइन अल्फा माइनस बीटा से सॉल्व करोगे तो यही चीज बनेगी। करके देख लो। साइन ओमेगा टी कॉस 270 डिग्री, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस ओमेगा टी साइन 270 डिग्री, जो पीछे कॉस 270 डिग्री है वो 0 होता है, तो साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। जो आगे लिखा हुआ है वो आपके पास क्या था? माइनस
कॉस ओमेगा टी और साइन 270 डिग्री -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी। मुझे कमेंट करके बताना कि ये सॉल्व भी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इन दो तरीकों से आप इसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये तरीका सही, ये तरीका सही, ये तरीका सही। अब बच्चा जो है ना वो घबरी हो रहा होता है, घबरा रहा होता है इन सारी चीज़ों को लेके। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की खूबसूरती को समझते हो और ये चीज़ें आपको एनालाइज करना आती हैं तो एक ही बात है, मल्टीपल तरीके लिखने के। कोई रट्टा नहीं मारना कि साइन की जगह कॉस रख दिया, कॉस की जगह वो चिपका दिया। वो पीछे मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। दे आर मोर देन इनफ। हर फेजर का सवाल मैं आपका उसी से करा दूंगा, कोई शॉर्टकट कुछ याद नहीं करने की जरूरत है। आ जाओ अगले पे। अब आपका पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से इधर ऐसे घूम रहा है और अभी एट टाइम t इक्वल 0 जब आपने एनालाइज करना शुरू किया तो ये प्रोजेक्शन यहां है, ये नीचे जा रही है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम जा रही है। ठीक हो गया। अभी आज की क्लास में एक और फील आएगा, वो आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगा। x इक्वल, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। देखो मैं कैसे हर दफा जनरल इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप भी इस चीज को सीख लो। टाइम t इक्वल 0 पे जो मेरी प्रोजेक्शन है वो कहां है, मीन पॉइंट के ऊपर है, तो भाई साहब x इक्वल 0। भाई प्रोजेक्शन जब मीन पॉइंट पे है तो x विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो 0 x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। अब देखो भैया डिवाइड कर दो, ये आपके पास आता है साइन इनवर्स 0। अच्छा सॉरी, यहां भी आपने 0 लिखना था, t की जगह भी 0 लिखना है ना मेरे बच्चे। तो ये आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ फाइ। देखो भैया x नॉट वहां जाके डिवाइड हो गया, 0 हो गया, ये चीज 0 हो गई, सिर्फ यहां फाइ बच गया। अब आप अपने पास कैलकुलेटर उठाओ, आपके पास कैलकुलेटर होगा, सही है, कैलकुलेटर होगा, उसमें आप करो साइन इनवर्स ऑफ 0। देखो आपके पास आंसर आ रहा है 0। साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या है आपके पास, साइन इनवर्स 0 का मतलब ये कि ये आपको एंगल दे रहा है 0 डिग्री वाला। समझिएगा, यहां पे जरा थोड़ी देर के लिए रुक के समझे। अब वापस कैलकुलेटर लो और साइन का फंक्शन प्रेस करो, साइन 0 डिग्री चेक करो, 0 आएगा। फिर साइन 180 डिग्री चेक करो, वो भी 0 आ रहा है। फिर साइन 360 डिग्री चेक करो, वो भी 0 आ रहा है। जब आपके पास साइन का फंक्शन 0 डिग्री पर भी 0 देता है, 180 पे भी 0 देता है, 360 पे भी 0 देता है, तो साइन इनवर्स 0 करने पे सिर्फ 0 क्यों आ रहा है? इसलिए कि कैलकुलेटर हमेशा आपको पहले क्वाड्रेंट का एंगल देता है। जहन में रखिएगा ये बात, हमेशा पहले क्वाड्रेंट का एंगल देता है। क्लियर है? अब यहां पे देखो एक चीज, अब आपको ये बात नजर आ रही है साइन इनवर्स 0। आपको ये बात पता है कहां कहां पे 0 होता है। 0 डिग्री पे 0 होता है, 180 डिग्री पे 0 होता है और 360 डिग्री पे 0 होता है। आपको ने अब खुद फैसला करना है कौन सा एंगल आपने लेना है। आपने ये वाला एंगल लेना है। क्यों? क्योंकि देखो भैया आपके पास ये कहां जा रहा है, मीन पॉइंट से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। और आसान करके समझ लो, आपको साइन थीटा का ग्राफ तो याद ही होगा, ये ग्राफ है हमारे पास। अब आप इसमें देखो, आपका साइन थीटा का ग्राफ 3 जगह पे 0 को कट कर रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इन तीनों जगह की खास बात क्या है, खास बात समझो। देखोगे तो तीनों जगह पे साइन का वैल्यू तो 0 है। खास बात क्या है, यहां पे 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहां पर 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहां पर 0 के बाद नया साइकिल चालू हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। अब देखो यहां पे क्या चला गया, यहां पे ये रहा, यहां पे 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा था, इसलिए ये लिया था। देखो 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा था, क्लियर है? यहां पे 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है, 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम, इसलिए 180 लेंगे। और आखिरी वाले केस में अगर 360 के बाद जाता तो आपके पास वो क्या करता, 0 से नए साइकिल की तरफ जा रहा है, इसलिए वहां पे 360 लेते जब भी लेंगे। अभी बोलो भैया, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है कैसे काम करना है ये सारा हमने, ठीक है? तो अब 180 डिग्री लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई साहब, आगे आ जाओ, वैल्यू पुट कर देंगे बस यहां पे। x विल बी इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अब जब आंसर लिखोगे प्लस पाई रेडियन लिखोगे, बता रहा हूं मैं बार बार, मैंने तो अभी आगे सॉल्व कराना है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? प्लस 180 डिग्री। अब देखो प्लस 180 डिग्री का मतलब ये है, ये आपका पाई रेडियन है। अगर मैं इसी में क्लॉकवाइज एंगल निकालूं तो भाई ये भी तो पाई आएगा। अरे भैया ऐसे जाओगे 180 है, तो ऐसे जाने के लिए क्या करते हैं, 360 में से 180 निकाल दोगे, फिर 180 बचेगा, पाई रेडियन ही बचेगा क्योंकि मिड पॉइंट पे आ रहा है। क्लियर है? तो अगर आप इसको लिखोगे, ये चीज ऐसे भी लिखी जाएगी, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री। चाहे प्लस पाई लिखो चाहे माइनस पाई लिखो, एक ही बात है। सॉल्व भी करके देख लेते हैं, एक ही चीज आएगी। वहां सॉल्व करके दिखा देता हूं, फिर मिटा दूंगा मैं, ठीक है? साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो भाई साइन अल्फा
कॉस बीटा, यही है साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस वाले आप करोगे देख लेना माइनस साइन आएगा यहाँ पे, फिर कॉस अल्फा अरे भैया साइन बीटा। साइन 180 डिग्री क्या होता है, अरे भैया नजर भी आ रहा है, साइन 180 डिग्री क्या होता है, साइन 180 डिग्री होता है 0, तो भाई ये वाला पूरा फैक्टर खत्म। कॉस 180 क्या होता है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का x नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस का x नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों को आप लिख सकते हो माइनस का x नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरा बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। बोलो भैया कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, इस तरीके से आप करके देखो और क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं मुझे बताना। फिर अब आखिरी वाले पे चलते हैं। अब आखिरी वाले पे कहां है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर है और यहां से यहां जा रहा है, सही हो गया। अगर मैं इसके अंदर भी वो ड्रॉ करूंगा अपना कि वो कहां पे है, मेरा अभी जो रोटेटिंग वेक्टर है वो यहां पे है, अभी यहां से मेरा वेक्टर ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा, प्रोजेक्शन ऐसे ऊपर जाएगी, वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। इसको थोड़ा वहां कर लो, ठीक हो गया। चलो अब देखो यहां पे जल्दी से, यहां पे मेरा बेटा मैंने कर दिया x इक्वल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सही हो गया। वही काम करेंगे एट टी इक्वल 0, आपका जो प्रोजेक्शन है वो कहां पर है भाई लोग, आपका प्रोजेक्शन है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, यानी कि x इक्वल माइनस का x नॉट है, x इक्वल माइनस का x नॉट है, बस वैल्यू पुट कर दो लाके, माइनस x नॉट, ये हो गया x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, x नॉट से x नॉट मर गया, माइनस का 1 साइन, और ये ओमेगा टी की जगह पे, ये टी की जगह पे भी 0 डाल दिया, तो ये हो गया 0 प्लस 5, ठीक हो गया। साइन इनवर्स -1 करेंगे तो आंसर आएगा 270 डिग्री। सर हमारा कैलकुलेटर -90 डिग्री दे रहा है, एक ही बात है भैया, देखो एक ही बात है, ऐसे घूमोगे 270 डिग्री, ऐसे घूमोगे -90 डिग्री, कुछ भी कह लो एक ही बात है ना भाई साहब, सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आपका हो गया इनिशियल फेज एंगल। जो एक्सप्रेशन बनेगी इसके लिए वो बनेगी x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री, या x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री, एक ही बात है। और अगर आप इसको साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा से एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी x इक्वल माइनस का x नॉट कॉस ओमेगा टी, करके देख भी लो। देखो मैं इस वाली एक्सप्रेशन को खोल के दिखा रहा हूं आपको, देखो देख लो यहां पे, जरा यहां पे कर लेते हैं, x इक्वल x नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा, तो जनाब साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, यही आएगा भाई। ये फैक्टर तो 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट, यही आ रहा है, माइनस का एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। देखो वो भी आपके पास यहां से भी यही आएगा, करके आप देख लेना। ये एक्सप्रेशन समझ में आ गई। अब इन एक्सप्रेशन को जरा मैं आपको एक और तरह से समझा दूं, ये चीज जो डायग्राम है वो मिटा रहा हूं और एक और डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं। इस तरीके पर भी आपका एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है और आपने इस तरीके से भी इसको जहन में रखना है। देखो भैया यहां पर यह आ गया हमारे पास 2 एक्सट्रीम, यह आ गए हमारे पास 2 एक्सट्रीम, यह आ गया हमारे पास 2 एक्सट्रीम, यह आ गया हमारे पास 2 एक्सट्रीम, ठीक है। ये हमारा हो गया मीन पॉइंट, ये हमारा हो गया मीन पॉइंट भाई साहब, ये हमारे पास हो गया हमारा मीन पॉइंट, ये हमारे पास हो गया हमारा मीन पॉइंट। ज़हन में रखिएगा ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। क्लियर है। अब इस सिचुएशन को आप एनालाइज करो, मीन पॉइंट से आपकी बॉडी जा रही है यहां पे, इसकी इक्वेशन आई प्लस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी सिचुएशन एनालाइज करो, आपकी बॉडी जा रही है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, यहां पे इक्वेशन आती है प्लस एक्स नॉट, ये दूसरी बार हो रहा है कि मैं एक्स नॉट भूल गया, प्लस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अगली बार में आपकी बॉडी कहां जा रही है, मीन पॉइंट से यहां जा रही है, इक्वेशन देखो माइनस का एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से यहां जा रही है, इक्वेशन देखो माइनस का एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या आपको ये इक्वेशन मेरा बेटा सारी की सारी समझ में आ रही है? देखो मीन पॉइंट से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, मीन पॉइंट से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो इक्वेशन ये बनेगी, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगी तो इक्वेशन वो बनेगी माइनस का एक्स नॉट ओमेगा टी। तो मैं आगे चल के डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करूंगा, आप भी ध्यान में रखना। मीन पॉइंट से अगर बॉडी कभी भी जाए
तो इक्वेशन होगी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो प्लस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो माइनस एक्स नॉट ओमेगा टी। फिर एक्सट्रीम पॉइंट से जब भी बॉडी स्टार्ट करेगी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, प्लस एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी तो प्लस एक्स नॉट ओमेगा टी, माइनस एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी तो माइनस का एक्स नॉट ओमेगा टी। क्लियर हो गया? समझ आती है? चलो आगे चलते हैं, कॉपी कर लो इतना हिस्सा जल्दी से। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेके अपना मसला हल कर लिया। अब मैं आपको यही काम x एक्सिस के अलोंग कराऊंगा और हम साबित करेंगे कि चाहे आप x पे प्रोजेक्शन लो चाहे y पे लो, एक बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि ये डिटेल लेक्चर सीरीज है इसलिए इसके अंदर कोई छोटा सा छोटा पॉइंट भी जो आपको तंग कर सकता है या कंफ्यूज कर सकता है वो हम यहाँ पे कवर करते हुए जाएंगे। अगर आपको x वाली प्रोजेक्शन याद है तो उसमें हम x एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कराया करते थे प्रोजेक्शन को। तो जब पार्टिकल यहाँ है तो मेरा बेटा प्रोजेक्शन भी यहाँ होगी और यहाँ से मूव करती हुई जाएगी मीन की तरफ। ये है मेरा बेटा हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये है हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम, ये हमारा मीन पॉइंट है। दिस इज आवर मीन पॉइंट। ठीक हो गया? जब पार्टिकल आपका यहां से ऐसे जाएगा तो ये प्रोजेक्शन यहां आ रही होगी, सही है? अब देख लो जल्दी से यहां पे, अगर हम बात करते हैं टाइम t इक्वल 0 पे, कहां पर है भाई? एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम। टाइम t इक्वल 0 पे आपकी प्रोजेक्शन कहां है? एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। और कहां से कहां जा रही है? पॉजिटिव एक्सट्रीम से जा रही है मीन पोजीशन की तरफ। और अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं तो दैट इज x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी होती है y एक्सिस पे जब टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी मीन से स्टार्ट करती है। कॉस ओमेगा टी होती है x एक्सिस वाली जब बॉडी टाइम t इक्वल 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है। ठीक है, अभी देखते हैं ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो टाइम t इक्वल 0 पे हमें ये पता है, वैल्यूज पुट कर दो। x की जगह पे क्या आएगा? पॉजिटिव एक्स नॉट। क्यों भाई? टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी यहाँ है और ये डिस्टेंस कितना है? प्लस एक्स नॉट के बराबर है। प्लस क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नापा जाता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये ऐसे बनेगा, प्लस एक्स नॉट के बराबर बन जाएगा। सही, एक्स नॉट यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा, आगे टी की जगह आ गया 0, प्लस में आ गया मेरे पास 5, ये और ये चला गया, ये आता है मेरे पास 1 कॉस थीटा और आगे आ गया मेरे पास 5 कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 कहाँ पे होता है मेरा बेटा? 0 डिग्री पे भी होता है और 360 डिग्री पे भी 1 होता है। तो अभी मुझे पहला वाला लेना है क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। एट टाइम t इक्वल 0 मेरा पार्टिकल अभी यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे जाएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ जाएगी। जब पुट कर दूंगा ये बनेगा मेरे पास 5 आ जाएगा 0 डिग्री या 0 रेडियन। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो x विल बी इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, एक इक्वेशन। x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 360 डिग्री। सर माइनस 360 डिग्री क्यों आया? बेटे यहाँ से आप एंगल लोगे तो 0 डिग्री होगा, लेकिन अगर यहाँ से मैं रिवर्स एंगल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा। समझ आती है ना भाई साहब? तो ये आ गया मेरे पास। आप इनमें से किसी भी चीज़ को सॉल्व करोगे आपका आंसर x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी ही आएगा। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाया तो ये तो देख के ही नजर आ रहा है ना, ओमेगा टी प्लस 0 ओमेगा टी बचेगा, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि यही आंसर आएगा। तो भाई साहब x इक्वल एक्स नॉट एज इट इज आया और कॉस एल्फा कॉस बीटा, सही है? कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस आएगा, साइन एल्फा साइन बीटा, साइन 360 डिग्री होता है 0, ये पूरा फैक्टर हो गया 0, और कॉस 360 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो आपके पास आंसर आता है x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। हाँ भाई, दिमाग के ढक्कन खुल गए। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आना यही चीज है। अब यहां देखते हैं, यहां पे आपका पार्टिकल टाइम t इक्वल 0 पे यहां पे मौजूद है और ये हो गया इसका इनिशियल फेज एंगल जिसको ईपॉक कह रहे थे हम। और जब ये ऐसे मूव करता हुआ आगे आएगा तो आपकी प्रोजेक्शन कहां है? आपकी प्रोजेक्शन अभी यहां पर है। प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस एक्सिस पे जिस पे प्रोजेक्शन वाइब्रेट कर रही है। तो भाई साहब ये रही आपकी प्रोजेक्शन। जब ये आगे जाएगा तो प्रोजेक्शन आगे जाएगी। ये है मेरा बेटा मीन पॉइंट, ये है मेरा बेटा नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। तो प्रोजेक्शन टाइम t इक्वल 0 पर मीन पर है और कहां पे जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। लिख लेते हैं ये सारी बातें। कहां पे है भाई? एट मीन पॉइंट। ठीक है, टाइम t इक्वल 0 पे आपकी प्रोजेक्शन कहां है? एट मीन पॉइंट है और मीन पॉइंट से जा कहां रही है? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। मीन पॉइंट से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। भाई साहब ये सब क्लियर हो रहा है ना? क्लियर है। जनरल इक्वेशन क्या है? x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। सेट हो गया।
अब क्या करेंगे भाई साहब, वैल्यू प्लेस कर देंगे। x की जगह पे आया 0, x नॉट की जगह पे आया माइनस का x नॉट कॉस ओमेगा, आगे t की जगह आ गया 0 प्लस का फाई, ये हो गया 0 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। कॉस इनवर्स 0 करेंगे, देखो भाई कॉस इनवर्स 0, कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। अभी हम जाहिर सी बात है बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद, तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? या इसको आप ऐसे भी समझ लो कि मैंने 90 डिग्री क्यों लिया, 270 डिग्री वाला क्यों नहीं लिया। अगर मैं आपके सामने कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ ऐसे आता है मेरा बेटा, ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है। आप देखो एक यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, एक यहां पे 0 है। इसके बाद क्या हो रहा है, 0 से आपके पास जब पहला 0 आया, इसके बाद नेगेटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है ना भाई, आपके पास नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ वैल्यू जा रही है। जब यहां पे 0 आया तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। यही देख के तो आपने लेना है। देखो भाई 90 लेंगे या 270 कौन तय करेगा, आप देखो वहां पे प्रोजेक्शन का बिहेवियर क्या है, प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है या पॉजिटिव एक्सट्रीम। देखो प्रोजेक्शन कहां जा रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, प्रोजेक्शन कहां जा रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, इसलिए मैंने 90 ली है। अगर ये प्लस एक्सट्रीम की तरफ जा रही होती तो मैं 270 डिग्री ले रहा होता। समझ आ गई बात की, ये ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट रट्टा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाई का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, या इसको आप कह सकते हो π/2 रेडियन। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से रिवर्स में देखूंगा तो ये चीज़ बन जाएगा मेरे पास 360 में से 90 माइनस कर देंगे, 270 डिग्री आएगा माइनस का, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इक्वेशन, x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या प्लस π/2 रेडियन। सिमिलरली x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस का 270 डिग्री, दोनों बातें एक ही हैं। आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लो, आपका जो आंसर आना है वो आना है x इक्वल माइनस का x नॉट साइन ओमेगा टी। मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, ये वाला मैं कर देता हूं, दूसरा वाला आप सॉल्व कर लेना। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देख लो यहाँ पे x इक्वल x नॉट आया एज इट इज ब्रैकेट के अंदर, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही फॉर्मूला होता है भाई साहब। कॉस 90 की वजह से ये पूरा फैक्टर तो हो गया 0, साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो आंसर आ रहा है 1 होता है +1, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू एक्स नॉट। देख रहे हो आंसर यही आ रहा है आपके पास। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर आपको कैसे पता चला कि ये आंसर आएगा, क्या आपने रट्टा मारा हुआ है? हमें तो मना करते हैं, रट्टा नहीं मारा। इसके पीछे वाले सफ़े में मैंने आपको जहां y की प्रोजेक्शन लिखवाई थी, आप नोट करो, जब y वाली प्रोजेक्शन के अंदर आपका प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आ रहा था तो आंसर ये आया था x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा टी, मैंने बना के भी दिखाया था। जब आपका प्रोजेक्शन मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा था तो आंसर ये आया था। फिर अब इसके अंदर देखते हैं, अब देखो मेरा बेटा टाइम t इक्वल 0 पे आपका पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब एक चीज़ नोट करनी है, आपने प्रोजेक्शन बनानी है। प्रोजेक्शन किस पे बनानी है, x एक्सिस पर। तो ऐसे नहीं कि यहाँ से लाइन यहाँ पे खींच दो, ये कौन सा एक्सिस है, y। तो भाई साहब इसकी प्रोजेक्शन भी अभी यहीं पर है। जब पार्टिकल ऐसे जाएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ जाएगी, ये कौन सी जगह है, नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये क्या है आपका मीन पॉइंट। यानी कि मैं कहूँगा एट नेगेटिव एक्सट्रीम है, एट टाइम t इक्वल 0, और जा कहाँ रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम से जा रही है मीन पोजीशन की तरफ। चेक करो, मीन की तरफ जा रही है, पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये मीन पर आ जाएगी। सही, इसकी भी हमने इक्वेशन पहले से ड्राइव की हुई है y वाले केस के अंदर, और इसकी इक्वेशन हमारे पास आया करती थी, अगर आपको याद होगा, x इक्वल माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। चेक करते हैं कि क्या यहां से यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मैंने y वाले केस में ड्राइव कराई थी, x पे भी ड्राइव नहीं कराई। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जनरल फॉर्मूला x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि x एक्सिस की प्रोजेक्शन है। टाइम t इक्वल 0 वाली वैल्यू पुट कर दो। टाइम t इक्वल 0 पे x कितना है, माइनस एक्स नॉट। माइनस एक्स नॉट क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्शन यहां है, और अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो इनिशियल से फाइनल तक ये डिस्प्लेसमेंट बनेगी, नेगेटिव x के अलॉन्ग है, इसलिए यहां माइनस एक्स नॉट आ गया। ये हो गया मेरे पास एक्स नॉट कॉस ओमेगा, और आगे t की जगह आ गया 0 प्लस का फाइव, ठीक है। ये और ये चला गया, -1 आ रहा है, कॉस ऑफ फाइव -1 करेंगे, कॉस इनवर्स -1 होता है मेरा बेटा 180 डिग्री, फाइव आ रहा है 180 डिग्री, या इसको आप पाई रेडियन भी कह सकते हो। तो अगर मैं इसके लिहाज से जनरल फॉर्मूला लिखूं, x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री या प्लस पाई रेडियन भी कह सकते हो, x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री या माइनस पाई रेडियन भी कह सकते हो। दोनों बातों का एक ही मतलब है। सॉल्व कर लें जरा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। x इक्वल एक्स नॉट आया एज इट इज, कॉस अल्फा कॉस बीटा
इसको सॉल्व कर रहा हूं, प्लस है तो माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन 180 जीरो होता है, ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया, कॉस 180 -1, तो क्या आंसर आ रहा है, x इक्वल माइनस का x नॉट कॉस ओमेगा टी। तो बोलो भाई साहब आंसर आ गया, आंसर हमें पहले से पता था, ये चीज हमने y में ऑलरेडी की हुई है। अब ये वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे करना है। अभी आपका जो प्रोजेक्शन है, अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा x एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन ये है, एट टाइम t इक्वल 0, जो आपका प्रोजेक्शन है ये कहाँ है, मीन पॉइंट पे। जैसे पार्टिकल आगे जाएगा प्रोजेक्शन आगे जाएगा, पॉजिटिव x नॉट पे आ रहा होगा, सही हो गया, क्लियर है। आपका जो प्रोजेक्शन है ये मीन पॉइंट से कहां जाने वाला है, पॉजिटिव x नॉट पे जाने वाला है। सबसे पहले आप x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा टी की बात करोगे, x की जगह पे आप यहां पे रखोगे 0, क्योंकि अभी टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी का है, मीन पे, मीन का मतलब क्या होता है, x इक्वल 0, कॉस इनवर्स 0 करोगे। अब की बार आप 90 नहीं लोगे, 270 लोगे, क्योंकि आपका जो ग्राफ है इसको देखेंगे हम, ये देखो ये आपका ग्राफ है और ये अब की बार कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो 90 तो ये था जब नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, अब ये कहां जा रहा है, 270 पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पे आप क्या लोगे, 270 डिग्री, 3π/2 रेडियन। और अगर आप ये वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल कंसीडर करोगे, ये -90 डिग्री आएगा, जबकि ये आपका आ रहा है +270 डिग्री। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैंने खुद ही करा दिया, x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा टी +270 डिग्री या कॉस ओमेगा टी -90 डिग्री, कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करना, जो आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आएगी, वो फाइनल एक्सप्रेशन आप कहां से कहां जा रहे हो, मीन पॉइंट से प्लस x नॉट की तरफ जा रहे हो, वो आएगी x नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन आएगी। चेक भी कर लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस ओमेगा टी कॉस 270 डिग्री माइनस साइन ओमेगा टी साइन 270 डिग्री, आपके पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रही है। बोलो भाई साहब इतनी बात समझ में आती है, आपने सीखा क्या। अगर मैं जर्नल लाइन बताऊं तो दो आपके मेजर कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, पहले यहां वीडियो पॉज करके ये कर लेना ताकि आगे समझ में आ जाए। कंक्लूजन नंबर 1, चाहे आप प्रोजेक्शन को x पे कंसीडर करो, चाहे आप प्रोजेक्शन को y पे कंसीडर करो, रिजल्ट्स आर आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमेशा हम y वाली प्रोजेक्शन यूज करेंगे, जैसे कि फिजिक्स के बहुत सारे ऑथर्स इस्तेमाल करते हैं। सर आपने फिर दोनों से क्यों कराया, क्योंकि जो आपके टेक्स्ट बोर्ड्स हैं उनमें से आधे x पे लेते हैं आधे y पे लेते हैं, तो मैंने दोनों से करके आपको साबित करा दिया कि देयर इज नो डिफरेंस। दूसरा कंक्लूजन, अगर मीन पॉइंट से स्टार्ट करेगा x इक्वल प्लस माइनस x नॉट साइन ओमेगा टी, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो प्लस x नॉट साइन ओमेगा टी, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो माइनस x नॉट साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है x इक्वल प्लस माइनस x नॉट कॉस ओमेगा टी, प्लस एक्सट्रीम से आ रहा है तो प्लस x नॉट ओमेगा टी, माइनस एक्सट्रीम से आ रहा है मीन की तरफ तो माइनस x नॉट ओमेगा टी। जर्नल फॉर्मूला x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और हमें निकालना आ गया। क्लियर है। अब कुछ थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन एनालाइज करते हैं मजीद इनिशियल फेज एंगल निकालने के लिए। इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, ये जो मैंने आपके सामने एक सिचुएशन लिखी है कहता है टाइम t इक्वल 0, प्रोजेक्शन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x नॉट बाय 2। x नॉट बाय 2 का मतलब होता है हाफ द एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा। इसका मतलब x नॉट बाय 2 ऊपर भी हो सकता है, x नॉट बाय 2 नीचे भी हो सकता है। मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x नॉट डायरेक्शन या माइनस x नॉट डायरेक्शन। 4 केसेस हैं, आपने इनिशियल फेज एंगल बताना है। मैं आपको समझाता हूं, समझो। मान लो आपका प्रोजेक्शन यहां पर है और ये ऐसे जा रहा है, ये एक केस हो गया भैया। ये आपके पास प्लस x नॉट है, ये आपके पास माइनस x नॉट है, ये मीन पॉइंट है। ये प्लस x नॉट है भैया, ये माइनस x नॉट है, ये मीन पॉइंट है। ये प्लस x नॉट है, ये माइनस x नॉट है, ये मीन पॉइंट है। ये प्लस x नॉट है, ये माइनस x नॉट है, और ये आपका मीन पॉइंट है। समझ में आती है हमें बात, ठीक है। देखो एट टाइम t इक्वल 0 कहता है आपका प्रोजेक्शन यहां है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x नॉट बाय 2। ये टोटल x नॉट है, x नॉट बाय 2। एक केस ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो ये x नॉट बाय 2 डिस्टेंस पे और ऐसे आ रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, एक केस ये हो सकता है। फिर ये x नॉट बाय 2 डिस्टेंस पर है, ऐसे आ रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, एक केस ये हो सकता है। फिर ये x नॉट बाय 2 डिस्टेंस पे और ऐसे जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, एक केस ये हो सकता है। क्या आपको सवाल समझ में आया है? पहले तो सवाल देख लो। देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने के भी 2 केसेस हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आने के भी 2 केसेस हैं। देखो यहां पर है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहां पर है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहां पर है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है, यहां पर है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है। एट टाइम t इक्वल 0 आपका प्रोजेक्शन इन सारी जगहों पे मौजूद है। आपने इनिशियल फेज एंगल मालूम करना है।
क्लियर है? यहां पे वीडियो को पॉज करो, 2 सवाल आपके डायरेक्टली यहां से आए हुए। बहुत कोई अच्छे पढ़ाने वाले ई कैट एम टी कैट वाले होंगे ना, वो आपको ये चीज बताएंगे, वरना तो ये कभी जिंदगी में आप देखोगे भी नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। एक मैं करके दिखा देता हूं, चलो एक मैं करके दिखा देता हूं। देखो भैया, ये आपका मीन पॉइंट है। अगर आपका पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि आपका पार्टिकल यहां पे होगा, पहले क्वाड्रेंट पे कहीं होगा। जाहिर है, तभी तो जब मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा, भाई जब पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा होगा तो प्रोजेक्शन ये ऊपर जा रहा होगा। बोल भाई हाँ या ना। अगर इसका फेजर बनाऊंगा, ये फेजर बनेगा, ऐसा फेजर बनेगा। अरे भाई वहां तक जाना था, 1 मिनट, ये ऐसा फेजर बनेगा, बोलो भैया। और इसका वैल्यू कितना है, x नॉट के बराबर है। जब ये ऐसे जा रहा होगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर, सोच के देखो, पहले क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, तभी तो मेरा बेटा इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। फिर जब ये ऐसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सोच के देखो। इसका मतलब ये है कि जो इसका मेरा बेटा मेरे पास ये जो मेरे पास फेजर है वो ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में यूं आ रहा है नीचे, तभी तो वो प्लस x नॉट से आ रहा है। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? तो आपको क्या करना है, आपको ये फेज एंगल बताना है। ये फेज एंगल, यहां पे ये फेज एंगल, इसी तरह यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, ये नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का क्या मतलब है, आपका जो फेजर है वो ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सोच के देखो भाई, वो यहां कहीं पे आ चुका होगा ना, जब वो यहां से यहां जाएगा तभी तो ये नीचे जाएगा। सही है, तो आपको ये फेज एंगल बताना है। और सिमिलरली यहां पे जब ये वापस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जनाब, आपका ये जो फेजर है ये ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है। यहां पे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहां पे ऐसे जा रहा है, ये रोटेट करता हुआ वापस जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये फेज एंगल बताना है, ये फेज एंगल बताना है। फेज एंगल या फेज कांस्टेंट कह लो, ज्यादा बेहतर टर्म है फेज कांस्टेंट। एट टाइम t इक्वल 0, यहां से कहानी स्टार्ट हुई और आपको डिस्टेंस पता है, ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कहता है ना यहीं पे कि ये डिस्प्लेसमेंट प्लस x नॉट बाई 2 है, तो भाई साहब आपके पास ये और ये वाले केसेस तो फारिग हो जाते। सोचो क्यों भाई, ये और ये फारिग क्यों होते? डिस्प्लेसमेंट मीन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव में होती है, मीन से नीचे की तरफ नेगेटिव में होती है। तो अगर वो कहता है डिस्प्लेसमेंट प्लस x नॉट बाई 2 है, तो ये भी गायब था, ये भी गायब था, क्योंकि इनकी डिस्प्लेसमेंट माइनस x नॉट बाई 2 है, इनकी डिस्प्लेसमेंट प्लस x नॉट बाई 2 है। अभी उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा, डिस्टेंस का है। एग्जामिनर ने डिस्प्लेसमेंट कहा था, मैंने जनरलाइज करने के लिए वहां डिस्टेंस कर दिया ताकि आपको चारों केसेस पढ़ाए जा सके। क्लियर हो गया? चलो वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट का फील लेंगे कि हमारे पास इनिशियल फेज एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। चलो भैया, मैं एक करके दिखा रहा हूं, पहला वाला। देखो भाई साहब, मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, a/2, या और आसान कर लो x नॉट बाई 2। ए की आदत इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स एम्पलीट्यूड को a से शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर है ना भाई, तो x नॉट बाई 2 और x नॉट। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो भाई साहब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। बोल भाई हाँ या ना? तो ये बन जाएगा साइन फाई विल बी इक्वल टू p बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है, x नॉट बाई 2, बटे में आ जाएगा 2 से नहीं, सॉरी, बटे में 2 क्यों आएगा, बटे में x नॉट आएगा ना भाई साहब, x नॉट है ना, ये तो x नॉट से x नॉट मर गया, 1/2 और है। फाई का वैल्यू आता है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और साइन इनवर्स हाफ जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा पाई बाय 6 रेडियन। ये हो गया भाई साहब हमारा पहला वाला। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखनी है तो बनेगी x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर हो गया भाई, ये आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब ऐसे ही आपने ये वाला काम करना है। अब ये वाला काम करना है, कैसे करेंगे देख लो जल्दी से। देखो 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 देखो, समझो समझो समझो। देखो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है x नॉट बाई 2 के बराबर है। देखो और से, अरे भैया ये डिस्टेंस एक बराबर है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये x नॉट है, ये x नॉट है, ये x नॉट बाई 2, x नॉट बाई 2। तो आपको मैं ये एंगल निकाल के दे सकता हूं अल्फा, भाई राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि x नॉट बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि x नॉट। ये और ये मर गया, साइन इनवर्स करोगे, साइन इनवर्स हाफ करोगे, अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। कितना आंसर आ रहा है, अभी निकाला था 30 डिग्री या
π/6 रेडियन। लेकिन आपको तो ये चाहिए, टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। फाई कैसे आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो माइनस कर ले भाई 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 में से 30 निकाल दिया 150 डिग्री आ गया। रेडियन में कन्वर्ट करना है 150 मल्टीप्लाई बाय π/180, सॉल्व कर लो, 0 से 0 मर गया, 3 5 जा 3 6 जा, क्या आंसर आ रहा है 5/5 π/6। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा बनेगा x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का यहां पे क्या आएगा 5π/6। ये आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। अब यहां पे ना बच्चे का एक सवाल आता है बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन होता है। जेन्युइन क्वेश्चन ये होता है सर हम डायरेक्टली ये वाला एंगल क्यों नहीं निकाल सकते? डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर आपको साइन का ख्याल करना पड़ेगा। कोशिश करो ना करो, वजह आप कैलकुलेटर पे साइन 30 डिग्री प्रेस करो 1/2 आएगा, साइन 150 प्रेस करो वो भी 1/2 आएगा, लेकिन साइन इनवर्स 1/2 करो वो हमेशा आपको 30 डिग्री देगा। तो आपको ये चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि आपने कब कहां पर कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्राफ को ध्यान में रखते हुए। तो ये ज्यादा आसान नहीं है, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये a/2 है, ये पता है, ये आपको पता है, ये x0/2 है, ये x0 है, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया। ये 2 हो गए हमारे। अब आगे वाले 2 को ट्राई करके देखो मेरा बच्चा, जल्दी से 2 आ गए हमारे पास। अब आगे वाले 2 को एटलीस्ट एक बार ट्राई करो और उनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालो ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर पहले नहीं भी किया था तो अब लाजमी कर लो। देखो जल्दी से, चलो भैया करें ट्राई, चलो देखते हैं। इसकी बात करते हैं। तो भाई साहब देखो मुझे क्या क्या पता है मुझे ये डिस्टेंस पता है कितना है भाई, x0/2 सवाल में कहा हुआ है, तो ये डिस्टेंस तो पता चल गया कितना हो गया x0/2। ये डिस्टेंस आपको पता है कितना x0 है, तो मुझे ये डिस्टेंस, ये एंगल पता चल जाएगा अल्फा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से वही काम कर रहा हूं जो अभी तक करता आ रहा हूं। साइन अल्फा पीपल है, ये p हो गया क्योंकि भाई साहब ये देखो ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये वाली साइड तो बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आता है x0, ये और ये मर गया, ये वही आ गया। फिर अल्फा आ रहा है 30 डिग्री या π/6 रेडियन। अब आपको तो फाई चाहिए, फाई गौर से देखो, अगर मैं 180 डिग्री को यहां जोड़ दूं तो क्या आपको ये नजर आ रहा है 180 डिग्री प्लस अल्फा से आपको आपका फाई मिल जाएगा? बोल भाई हाँ या ना। 180 डिग्री प्लस अल्फा से आपको यहां फाई मिल जाएगा, 180 में ये जोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच मीन्स 210 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लो, 210 मल्टीप्लाई बाय π/180, 0 से 0 मर गया। सिंप्लीफाई कर लो, 3 7 21, 3 6 18, क्या बना भाई 7π/6। इक्वेशन बनेगी x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी प्लस 7π/6 रेडियंस। बोलो भाई साहब पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अच्छा बच्चे के जहन में ना एक सवाल आता है, वो सवाल मैं आपको भी करता हूं। पहले जितना तरीका आपने सीखा है ना इतने तरीके से जरा इसकी भी एक्सप्रेशन निकाल लो ताकि आपका मसला हल हो जाए। फिर एक और सवाल बच्चे के जहन में आता है, मैं उसका भी आपको यहीं पे आंसर कर देता हूं। देखो भैया अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई साहब वही वाला काम करना है। आपको ये वाला डिस्टेंस तो पता है ना, ये डिस्टेंस है x0/2 और ये डिस्टेंस आपका x0 है, तो मैं ये वाला एंगल अल्फा निकाल सकता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है मेरी एक, ठीक है, वही काम हो जाएगा। अल्फा फिर से कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया, ये आपके पास आ जाएगा ये π/6 रेडियन। अब क्या करना है मुझे, देखो मुझे ये फाई चाहिए। अगर मैं ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, अगर 360 में से अल्फा निकाल दूं तो बाकी का फाई होगा, ऐसे ही है ना। फाई क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फा, इस केस के लिए चौथे क्वाड्रेंट के लिए यही बनेगा। तो 360 में से 30 निकाल दो, क्या बनता है 330 डिग्री बनता है। 330 को मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, 0 से 0 मर गया। सिंप्लीफाई कर लो, अब 3 11 जा और 3 6 जा, क्या बनता है 11π/6 और x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी प्लस का 11π/6 रेडियन। ये आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब बच्चे के जहन पे यहां पे एक सवाल आता है और मैं उस सवाल का आंसर करने के लिए जा रहा हूं। सवाल ये आता है सर जो आपने अभी तरीका सिखाया था स्टार्ट में, हम वो तरीका यूज क्यों नहीं कर सकते? भाई साहब आप वो तरीका भी यूज कर सकते हो, देखो मैं यहीं से निकाल के दिखा रहा हूं। x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, या +5 पढ़ा था आपने, +5, ठीक है ये पढ़ा था आपने, चलो ये पढ़ा था। अब सीखना जरा आपने यहां पे, आपके पास अगर मेरा बेटा, मैं यहां पे क्या करता हूं गौर से देखना, मुझे ये बात पता है एट टाइम t इक्वल 0, एट टाइम t इक्वल 0 मेरा प्रोजेक्शन यहां पर है, यही है ना मेरा प्रोजेक्शन यहां पर है,
और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है x नॉट बाई 2 और माइनस का x नॉट बाई 2, क्योंकि डाउनवर्ड है तो यहां लाके जरा पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का x नॉट बाई 2, माइनस का x नॉट बाई 2 पुट किया इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, यही आएगा। x नॉट से x नॉट मर गया, साइन इनवर्स माइनस हाफ। पहली बात तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यूज भी खेलना आना चाहिए। साइन इनवर्स माइनस हाफ आपके पास होता है माइनस का 30 डिग्री, जैसे साइन इनवर्स प्लस हाफ 30 डिग्री होता है, माइनस हाफ जो होता है वो माइनस 30 डिग्री होता है। माइनस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, माइनस का पाई बाय 6। तो भाई साहब ये बन जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 6। एक तो ये आंसर आ गया। अब बोलोगे सर अभी तो आपने आंसर निकाला था उसके अंदर यहां 11 पाई बाय 6 आ रहा था, तो मेरे लाल ये देख ये एंगल कैसा आ रहा है, नेगेटिव। भाई ये तो ये वाला एंगल है ना, अभी ये वाला एंगल से भी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अभी सीखा था। ये टोटल एंगल कितना है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। अगर मैं इसको इसमें से 2 पाई को इसमें से माइनस कर दूं, देखो भैया ये एंगल आपने निकाला पाई बाय 6, क्लॉकवाइज था इसलिए माइनस आ रहा है, ये एंगल आपको चाहिए तो भाई माइनस कर ले, 6 2 जा 12 पाई माइनस का पाई बटे में आ गया 6, क्या बन रहा है 11 पाई बाय 6। इसी को ऐसे लिख लो, ये पीछे x नॉट कहाँ चला गया भाई, अच्छा ये फेज एंगल निकाला था मैंने आपसे यहाँ डायरेक्टली। ये बच्चे मैंने फेज एंगल निकालना आपको सिखाया था यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया था मेरा ख्याल है मैंने, हाँ डायरेक्टली लिख दिया था, साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाय 6। देखो भैया मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लो मैं आपको यहाँ पे किस चीज का आंसर कर रहा हूं। बच्चे के जहन में सवाल आता है सर जो अभी हमने सिचुएशंस पढ़ी थी इसमें तो जनरल फॉर्मूले से निकाल लेते, उससे क्यों नहीं कर रहे, उससे भी कर सकते हो, बस मसले क्या आ रहे हैं वो बता रहा हूं। ये जनरल फॉर्मूला लिखा, आप देखो t = 0 पे आपकी प्रोजेक्शन जो SHM कर रही है वो कहां पर है, यहां पर है, इस जगह पर है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस का x नॉट बाई 2 आ गया, माइनस का x नॉट बाई 2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये वाला फैक्टर आपका 0 हो चुका होगा क्योंकि t 0 पुट किया होगा तो साइन फाई आएगा, साइन इनवर्स करोगे माइनस का हाफ तो वो आएगा माइनस पाई बाय 6 या माइनस 30 डिग्री, ये चीज आएगी आपके पास। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अब बोलो सर वो वहां तो आपके पास 11 पाई बाय 6 आ रहा था, तो मैंने बोला भाई ये आपने निकाला है, ये आपने निकाला है माइनस पाई बाय 6, तो आपको ये भी तो चाहिए। अगर ये इससे निकालोगे तो प्लस वाला आ जाएगा आपके पास। तो ये कैसे निकाला, टोटल एंगल 2 पाई रेडियन, 2 पाई में से पाई बाय 6 निकाल दिया तो 11 पाई बाय 6 आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब मसला क्या आता है, अब मसला समझो एक और, ये तो फिर भी आसान हो गया। यहां पे जरा काम करो, यही वाला काम यहां पे करके देखो तो आपको एक बात नजर आएगी। अगर मैं यही वाला काम यहां पे करता हूं, यही सेम टू सेम काम अगर मैं मेरे बच्चे यहां पे करता हूं तो देखो आपको यहां पे एक मसला और नजर आने वाला है, और वो मसला थोड़ा खतरनाक है। वो मसला क्या है जनाब, देखो यहां पे भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो x इक्वल माइनस का x नॉट बाई 2 है, वही डिस्प्लेसमेंट है, वही तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी चेंज हो गई यहां पे, आपके पास सेम डिस्प्लेसमेंट है और टाइम t = 0 पर है। अब जब आप निकालोगे तो आपके पास थीटा आएगा माइनस पाई बाय 6, जो गलत हो जाएगा अगर कैलकुलेटर से कर रहे हो तो। क्यों भाई, आप x की जगह पे ये पुट करोगे, x नॉट से इसको कैंसिल करोगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ करोगे तो कैलकुलेटर तो यही देगा। लेकिन आपको यह बात समझनी है कि साइन आपके पास माइनस 150 डिग्री यानी कि प्लस 210 डिग्री भी ये माइनस हाफ होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, जैसे साइन 30 डिग्री प्लस हाफ होता है, इसी तरह आपके पास साइन 150 डिग्री भी क्या होता है, प्लस हाफ होता है। साइन माइनस 30 माइनस हाफ होता है तो साइन माइनस 150 भी यही होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी साइन 210 डिग्री भी यही वाला होता है आपके पास आंसर। अब क्या किया जाए भाई साहब, तो अब आपने ये आपका ग्राफ होता है साइन थीटा का, देखो साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा के ग्राफ के अंदर ये वैल्यू अगर +1 है तो देखो ये वैल्यू है प्लस हाफ होगी ना, यहां पे प्लस हाफ वैल्यू होगी, और इसी तरह से ये वैल्यू अगर -1 है तो यहां पे एक वैल्यू ये माइनस हाफ होगी, एक ये माइनस हाफ होगी। अब आपने देखना है कि आपका ग्राफ अभी क्या कर रहा है, इस माइनस हाफ से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या 0 की तरफ जा रहा है। तो देखो मैंने जब ये वाली वैल्यू ली थी तो मेरा ग्राफ 0 की तरफ जा रहा था, और आप जब ये वाली वैल्यू लोगे तो आपका ग्राफ कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। देखो भैया ये भी माइनस हाफ है, ये भी माइनस हाफ वैल्यू है। भाई अगर ये -1 है तो इससे ऊपर माइनस हाफ भी तो कहीं आया होगा, ये भी माइनस हाफ है, ये भी माइनस हाफ है। अब आप कौन सी वैल्यू लोगे, आप देखोगे ग्राफ का बिहेवियर क्या चल रहा है। आपका पार्टिकल यहां से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो आप ये वैल्यू लोगे क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। क्लियर है। तो ये है साइन -150 डिग्री, वो जाके -30 डिग्री पे आएगा, या ये है साइन 210 डिग्री और वो जाके साइन 330 डिग्री पे आ रहा होगा। तो इतने सारे झमेलों में पढ़ने से बेहतर था मैंने आपको इसलिए वो तरीका सिखा दिया। तो कॉन्सेप्ट का फील आया, कर उससे भी सकते हैं, मसला कोई नहीं है, आंसर आ जाएगा, बस ग्राफ की ग्रिप अपनी मजबूत रखना। क्लियर है। इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं।
अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए, एक्स टी, वी टी, ए टी कर्व्स। ये ग्राफ हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर ड्राइव भी कर चुके हैं, बनाना भी सीख चुके हैं। एक एमसीक्यू जो अब हमने फेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हमें समझ में आएगा। एक सवाल हमारे पास आता है कि भाई एक्स टी और वी टी कर्व के दरमियान में क्या फेज डिफरेंस होता है। देखो भैया, फेज डिफरेंस, अगर मैं यहां पर वी टी कर्व की बात करता हूं, अगर मैं यहां पे वी टी कर्व को मुकम्मल करूं तो देखो इतने हिस्से को देखो जरा, इससे इसको छोड़ दो और बाकी इससे देखो, आपको ये वी टी कर्व और एक्स टी कर्व एक जैसा नजर आ रहा है? चेक करो। तो ये जो फेज डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, ये फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का है। एक्स टी और वी टी कर्व के अंदर फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। सर ये 90 कैसे हुआ मेरा बेटा? ये एक पूरा साइकिल होता है। इस साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब ये है 90 डिग्री, 0 से 90, ये है 90 से 180, ये है 180 से 270, ये है 270 से 360, यानी कि ये एक कर्व पार्ट आपका कितना है? 90 डिग्री का है। चार बराबर इससे कर दिए ना, 90 90 90 90 के 360 के 4 टुकड़े। तो आप देखो एक्स टी और वी टी कर्व के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 90 डिग्री का। अच्छा, अब आप देखो जरा, एक्स टी कर्व को देखो और ए टी कर्व को देखो। किसको देखो? एक्स टी कर्व को और ए टी कर्व को। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक्स टी कर्व को बिल्कुल पलट दिया? अब किसकी बात कर रहे हैं? एक्स टी कर्व की और ए टी कर्व की। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक्स टी कर्व को बिल्कुल पलट दिया? ये वाली चीज नीचे चली गई, ये ऊपर चली गई, बिल्कुल उल्टा हो गया। इन दोनों के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 180 डिग्री का है। नहीं तो आप इसको यहां से मुकम्मल करके देख लो। इसको अगर मैं पीछे ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ये ऐसे बनेगा। ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री का। एक्स टी और ए टी के अंदर फेज डिफरेंस कितना है? 180 का। अब जरा आप वी टी और इसको भी देख लो, वी टी और ए टी को भी देख लो। ठीक है, आप क्या करो, इतने हिस्से को छोड़ो और इससे आगे का कर्व देखो और ये कर्व देखो। क्या आपको एक बराबर नजर आ रहा है? इसको मिटा दो जरा, ये मिटा दो। ये कर्व तो नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। ये देखो, ये वीटी का आगे का कर्व और एटी का कर्व स्टार्ट से एक जैसा नजर आ रहा है आपको? देखो अब ये देखो, ये कितना एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है? 90 डिग्री का एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। यानी कि मेरा बेटा जो एटी और वीटी के दरमियान का फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे? 90 डिग्री का। इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 180 डिग्री, और मेरा बेटा जो आपके पास है ये एक्स टी और वी टी, ये और ये, इनके दरमियान में भी कितना आ रहा है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया? ये था हमारे पास फेज एंगल का कॉन्सेप्ट जो हमने जहन में रखना है। इससे रिलेटेड, इतने पार्ट से रिलेटेड माजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, अच्छा ये मैंने दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन के ग्राफ बनाए, इनमें भी देखो सेम चीज है। आप देख लो पहले, फिर आगे बात करता हूं। ये देखो, इसको मैंने उल्टा दिया तो एक्स टी और ए टी के अंदर 180 डिग्री का फर्क आ रहा है। देखो इसकी बात करेंगे, यहां मुकम्मल करके देख लो। ये देखो, जब आप मुकम्मल करोगे एक्स टी और वी टी के अंदर वही आपका 90 डिग्री का फर्क है। नहीं तो इसको ऐसे देख लो, यहां से मिटा दो। आगे देखो, ये कर्व आपको जैसा नजर आ रहा है, तो ये कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का। ठीक है, एक्स टी और ए टी में बस 180 है, बाकी वी टी ए टी का हो या वी टी एक्स टी का हो 90 का है। तो अगर इसके आपके पास माजी में 100 क्वेश्चन आए हुए तो 100 में से 65% क्वेश्चन हम करने के अहल हो चुके हैं। 65% क्वेश्चंस हो चुके हैं। जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं 10 से 15 अच्छे बेहतरीन जानदार सवाल आपको कराऊंगा जो इन्हीं 5 लेक्चर से डील करेंगे। 65% क्वेश्चंस हमारे हो गए। वो मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम से, और इसके बाद जो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना है उससे मिला के 35% का टोटल क्वेश्चन आते हैं। बाकी 65% क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए 5 लेक्चर में। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि क्या आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई।